हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रियस पार्ट फिनिश हुआ था। वी को भी मालूम पड़ जाता है कि एक पुलिस स्टेशन में है। सीन ये से कट होता है और अगले सीन में खोन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस जॉब को छोड़ देगी। तभी वहाँ पर एंट्री होती है चीन की। चीन को यहाँ पर खोन बताती है कि वो अब उस जॉब को कंटिन्यू नहीं करेगी, वो उस जॉब को छोड़ना चाहती है। जिस पर चीन कहता है, डोंट वरी, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बहुत सारी एबिलिटीज़ है, तो तुम्हें जॉब के लिए तो बिल्कुल भी परेशान होना नहीं चाहिए। तुम चिन के सिस्टर हो, तुम्हें तो जॉब यूं ही मिल जाएगी, कोई बात नहीं, तुम दूसरी जॉब ढूंढ लेना। चिन कौन से पूछता है, क्या तुमने इसके बारे में डैड को बताया? जिस पर कौन मना करती है, डैड को इसके बारे में मैं कुछ भी बताना नहीं चाहती हूँ, उन्हें परेशान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। साथ ही मैं तुम्हें भी कह रही हूँ, इसके बारे में डैड को कुछ भी मत बताना। चिन प्रॉमिस कर देता है, ओके, नहीं बताऊंगा। इधर इट पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो उसकी मॉम की रिपोर्ट लिखें, लेकिन सब लोग लिखने से मना कर देते हैं, क्योंकि वी ने मना कर दिया था कि इट की रिपोर्ट को मत लिखना। इसी वजह से ऑफिसर्स नहीं लिख रहे थे, जिस पर इट भड़क जाता है। पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं, हमें तुम्हारे बारे में सब मालूम है, तुम जनरल के बेटे हो और तुम्हारा ब्रदर वी है ना, उसी ने मना किया है। वी भी सही टाइम पर पहुंच जाता है और इट को ऐसा करने से रोक देता है, लेकिन इट कहता है कि मैं किसी भी कंडीशन में अपनी मॉम को ढूंढना चाहता हूँ। वी मना करता है, तुम डैड को हर्ट करोगे। जिस पर इट कहता है, तुम्हें मुझे सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा अनलकी हो और तुम किसी की भी लाइफ में जाते हो ना, उसकी भी लाइफ अनलकी बना देते हो। तुम कितने ज़्यादा अनलकी हो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बता देता हूँ। पैदा होते हुए तुम्हारी मॉम मर गई और तुम्हारे डैड किसी माफिया के हाथों मारे गए, और तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो तुमने मेरी लाइफ को भी स्पॉइल करके रख दिया है। और साथ ही वो वी से फाइट भी करने लगता है, जिस पर वी को अपना पुलिस वाला अवतार दिखाना पड़ता है। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो एक पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाने की जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट भी कर सकता हूँ। कौन के डैड के रेस्टोरेंट में 2 गुंडे घुस चुके थे, जो वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को बहुत बुरी तरीके से तोड़ फोड़ रहे थे और बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद भी कर चुके थे, लेकिन कौन के डैड कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तभी वहाँ पर कौन और चिन की एंट्री होती है। यहाँ पर कौन अपने डैड से पूछती है कि ये लोग कौन हैं और इस तरह से क्यों तबाही मचा रहे हैं। डैड उस वक्त भी खामोश थे, लेकिन डैड तब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जब वो 2 गुंडों कौन के रिलेटेड उल्टी सीधी बातें करते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तब यहाँ पर डैड उनकी अच्छी वाली पिटाई करते हैं और उन्हें डरा धमका करके जैसे तैसे भगा देते हैं। बाद में मामला शांत होने के बाद कौन पूछती है, डैड ये सब कौन थे और इस तरह से हमारे रेस्टोरेंट में क्यों इतनी तबाही मचाई? जिस पर डैड बताते हैं, एक्चुअली कई महीनों से मैंने इस रेस्टोरेंट का रेंट पे नहीं किया है, ये लोग रेंट मांगने के लिए आए थे, मैंने इनसे कुछ टाइम मांगा, इसी वजह से इन लोगों ने तोड़फोड़ मचाई। जिस पर कौन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो अपने डैड की इस सिचुएशन में हेल्प नहीं कर पा रही है। तभी वो अपने डैड से कहती है, आप फिक्र मत कीजिए ना, आप मेरा अमाउंट रेंट में दे दीजिएगा। जिन कौन से इशारा करने लगता है, लेकिन तुमने तो जॉब छोड़ दी ना। जिस पर कौन उसे शांत होने के लिए कहती है और डैड से कहती है, अब फिक्र मत कीजिए, नेक्स्ट पेमेंट मेरी जैसी आएगी मैं वो सारा अमाउंट रेंट में पे कर दूंगी। सो इसी वजह से आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है डैड, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और समझदार भी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर आंट इट के डैड को कन्विंस कर रही होती है कि वो इस तरह से खोन को जॉब से ना निकाले, क्योंकि इस कंडीशन में इट के पास तो कोई न्यू टीचर आने ही वाली नहीं है, एक बार उसे खोन को मौका देना चाहिए। आगे कौन इट के डैड से बात करने के लिए आती है, साथ ही वो ये भी बता देती है कि वो अब उनके फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी और इस जॉब को कंटिन्यू करेगी। लेकिन साथ ही कौन इट के डैड को ये भी सजेस्ट करती है कि अगर वो इट को ग्रेजुएशन करते हुए देखना चाहते हैं तो इस वक्त उन्हें इट की हेल्प करनी चाहिए। इट पुलिस स्टेशन में गया था, इसके बारे में खोन को मालूम पड़ चुका है। वो इट के डैड को भी बताती है कि अगर उन्होंने इट की हेल्प नहीं की तो इट कभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा और इस तरह वो अपनी मॉम को सर्च करते ही रहेगा। तो बेटर रहेगा कि अगर वो इट के लिए अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो इसमें वो इट की हेल्प करें। जिस पर डैड इट की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आंट इट के डैड को थैंक्स बोलती है और उनके लिए हुए फैसले पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि सच में इट के लिए आपने बहुत अच्छा किया। इधर माया को अपसेट दिखाया जाता है, क्योंकि माया और वी की फ़ोटो इंटरनेट पर लीक हो चुकी थी, जहाँ पर मानी उसे शो करती है कि देखो, अगर इस तरह से चलता रहा तो तुम्हारी रेपुटेशन बहुत जल्द ख़राब हो सकती है, तुम्हें अपने करियर को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना चाहिए। जिस पर माया कहती है कि उसे मीडिया वालों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये उसकी पर्सनल लाइफ है, इसी वजह से सारे लोग उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहे। मानी माया को समझाती है कि अगर उसकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे भी कुछ भी इफेक्ट पड़ता है तो उसकी रेपुटेशन और उसकी इमेज ख़राब हो सकती है। खैर, जैसे तैसे करके मानी यहाँ पर सारी सिचुएशन को हैंडल करती है। कौन इट को इन सब के बारे में बताना चाह रही थी। इट ने अपने आप को रूम में लॉक करके रखा हुआ था, लेकिन कौन के बुलाने पर वो डोर को ओपन करता है और काफ़ी गुस्से में कौन को घसीटते हुए अपने रूम में लेकर जाता है और बेड पे पटक देता है। तुम क्या 2 मिनट के लिए मुझे शांति से नहीं रहने दोगी? मैंने कहा ना मुझे तुमसे स्टडी नहीं करनी है।
बात समझ में नहीं आती है। जिस पर खोन कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिस पर इट कहता है मुझे लेक्चर सुनने की आदत नहीं, बस यही होगी ना स्टडी के लिए, मैं नहीं करने वाला हूँ। जिस पर खोन को भी अब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड देन उसका नंबर आता है। इट के हाथों को वो अच्छे से मरोड़ते हुए उसे बेड पे पटकती है। कहा ना मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है, इंपॉर्टेंट बात है, बात समझ में नहीं आ रही है। अगली सीन में दोनों को शांत में दिखाया जाता है। इट काफ़ी हैरान था। वो कौन से कहता है क्या सच में डैड ने कहा है कि वो मेरी मॉम को ढूंढने में मेरी हेल्प करेंगे। कौन यहाँ पर कंडीशन बता दिए, तुम्हारे डैड की एक कंडीशन है, उन्होंने कहा है कि तुम्हें ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, देन इसमें वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। इट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कौन को सडनली अपनी गोद में उठा करके नाचने लगता है। ओ माय गॉड, डैड ने कहा है अब तो मेरी मॉम से मैं मिलकर रहूँगा। साथ ही गलती से पैर स्लिप होने की वजह से इट और कौन दोनों बेड पर गिर जाते हैं। बस दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। जब इट को रियलाइज़ होता है वो फ़ौरन शाय फील करते हुए उठता है। मैं ये बात तुम्हारे मुँह से नहीं सुनना चाहता हूँ, डैड के मुँह से सुनना चाहता हूँ। मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है आंट, तुम झूठ भी बोल सकती हो, डैड से पूछ कर रहूँगा। अगले सीन में इट को दिखाया जाता है जो अपने डैड से इन सब के बारे में पूछता है क्या उसने जो कुछ भी सुना है सही सुना है। जिस पर डैड कहते हैं कि उसने सब कुछ सही सुना है, अगर वो ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है देन वो उसकी मॉम को ढूंढने में हेल्प करेंगे। जिस पर इट कहता है इसका मतलब आपको मालूम है कि मेरी मॉम कहाँ पर है। जिस पर इट के डैड बताते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं पता करने की कोशिश करूँगा कि तुम्हारी मॉम इस वक्त कहाँ है। लेकिन याद रखना तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम ग्रेजुएशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करोगे, स्टडी पे फोकस करोगे। इट प्रॉमिस कर देता है। आज वी माया को उसकी ट्रेनिंग उसके घर पर देने के लिए आया हुआ था। माया ट्रेनिंग पे फोकस कम कर रही थी, वी पर ज़्यादा, जिस पर वी कहता है कि उसे ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। बाय मिस्टेक दोनों गिर जाते हैं और दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है सडनली इट की। इट उन दोनों को इस तरह से देख करके बहुत ही ज़्यादा जल भुन जाता है। देन वो यहाँ पर वी की अच्छी वाली क्लास लेता है। इट माया को दूसरी प्लेस पर ले जाता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा इसमें ना रहे। इट मीन्स वी, तुम समझ रहे हो ना थर्ड पर्सन कौन है। इट की बातें सुनने पर वी हर्ट होता है। मानी आती है और वी से पूछती है कि माया कहाँ पर गई है। तब उसे मालूम पड़ता है कि वो इट के साथ गई हुई है। जिस पर मानी कहती है उस बाइकर के साथ, अरे उसके साथ तो माया को मैं एक पल भी बर्दाश्त न कर सकूं। इट माया को बताता है कि उसकी मॉम को ढूंढने में अब उसके डैड खुद ही हेल्प करने वाले हैं, जिस पर माया को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो इट के लिए काफ़ी खुश थी। इट कहता है लेकिन डैड ने कंडीशन रखी हुई है। माया पूछती है वो कौन सी कंडीशन। इट बताते हुए काफ़ी खुश हो जाता है। डैड ने कहा है मुझे ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लाना है और ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है, मैं तुमसे इसमें हेल्प लूँगा। जिस पर माया कहती है मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहूँगी। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करके अपनी ग्रेजुएशन को साथ में कंप्लीट करेंगे, जो कि उन्होंने पहले ही प्रॉमिस कर लिया था। यहाँ पर इट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसी वजह से वो माया को सडनली हक कर लेता है, जिसे देख करके वी को बुरा लगता है। अब इट अपनी मॉम को ढूंढने में जी जान एक कर देता है। उसे अपनी मॉम को अगर ढूंढना था तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था और स्टडी में अच्छे नंबर लेकर आने थे। तो इसी वजह से अब वो खोन से अच्छी तरीके से स्टडी करता है और स्टडी पर पूरा फोकस हो जाने की वजह से अब उसे स्टडी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहे थे और माया भी इट की पूरी हेल्प कर रही थी। स्टडी फिनिश होने के बाद इट के पास कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करते ही इट बाहर की तरफ भागता है, जिस पर कौन उसे रोकती है अभी थोड़ा स्टडी और करनी है। माया का भी यही कहना रहता है, जिस पर इट कहता है बहुत ही इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा। तब यहाँ पर वो अपनी बाइक के लिए आता है। मालूम पड़ता है कि उसकी बाइक नहीं है, अब उसे इमरजेंसी में बाहर जाना था और कौन और माया दोनों ही लेक्चर झाड़ने स्टार्ट कर देते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, इमरजेंसी कुछ नहीं है, वो बस स्टडी से दिल चुरा रहा है। जिस पर इट कहता है मैं सच कह रहा हूँ इस बार बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, तुम दोनों स्टॉप हो रहे हो कि नहीं। दोनों नहीं स्टॉप होते। जिस पर इट कहता है ठीक है तुम दोनों एक काम करो, अपनी बात करो, मैं जा रहा हूँ। और वो कौन की बाईसाइकिल लेकर के जाने लगता है, जिस पर कौन अपनी बाईसाइकिल को पकड़ लेती है। ये मेरी इकलौती बाईसाइकिल है, मैं तुम्हें इससे नहीं दे सकती हूँ, और वो भी पीछे बैठ जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कौन इट से कहती है अगर मुझे मालूम पड़ा कि सच में तुमने झूठ कहा है और इमरजेंसी कुछ भी नहीं है तो याद रखना तुम्हारी पनिशमेंट डबल कर दूंगी। जिस पर इट कहता है ओके, अगर झूठ कहूँगा तो पनिशमेंट डबल करना। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जेट के अंकल उसे अच्छी तरीके से मार रहे थे, वो भी पैसों के लिए, क्योंकि जेट ने पैसे नहीं दिए थे उन्हें ड्रिंक करने के लिए। सही टाइम पर ईट आ करके जेट को यहाँ पर सेव करता है और अंकल को डरा धमका करके जैसे तैसे करके वहाँ से भगा देता है, क्योंकि उस वक्त जेट के अंकल उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे और जेट ने इमरजेंसी में ईट को वहाँ पर बुलाया था। जेट ईट को थैंक्स बोलता है सही टाइम पर उसकी हेल्प करने के लिए। कौन जेट से कहती है क्या तुम्हारे गैराज में फर्स्ट एड बॉक्स है, जिस पर जेट कहता है हाँ वहाँ पर रखा है ना, जाओ ले लो। जिस पर कौन उसे घूर के देखने लगती है। जेट कहता है 1 मिनट, मेरा गैराज है ना, मुझे मालूम रहेगा कि कहाँ है, मैं 1 मिनट में ला कर देता हूँ, आप ज़रा बैठिए। जेट कौन को फर्स्ट एड बॉक्स ला कर देता है। तब कौन उसे कहती है सामने बैठो और जेट से कहती है
तुम्हारे अंकल इस तरह से तुम्हें क्यों मार रहे थे? जेट सब कुछ बताता है, जिस पर खोन कहती है तुमने अपने अंकल को बहुत ज़्यादा छूट देकर रखी है। अगर तुम उन्हें सुधारना चाहते हो तो अपने साथ इसे गैराज में उन्हें भी काम करने का ऑफर दो। वो जब तुम्हारे साथ काम करने में बिजी हो जाएंगे, जब उनके हाथ में 4 पैसे आने लगेंगे तो उन्हें खुद ब खुद पैसों की वैल्यू समझ में आएगी और फिर वो तुम्हारे साथ इसे गैराज में तुम्हारी हेल्प करेंगे। और देखना, फिर उसके बाद तुम्हारे अंकल भी सही लाइन पर आ जाएंगे। जेट काफ़ी हैरान होकर के कौन को देखता है। क्या सच में टीचर ये प्लान काम करेगा? कौन कहती 100% काम करेगा। फ़िलहाल लाओ मुझे मेडिसिन अप्लाई करने दो तुम्हारी चोट पे। जिस पर जेट रोक देता है, नहीं आप क्यों मेडिसिन अप्लाई करेंगे, मेरा फ्रेंड ईट है ना, वो मेडिसिन अप्लाई कर देगा। जिस पर कौन कहती है ओके करवा लो फिर अपना ट्रीटमेंट अपने बेस्ट फ्रेंड से। ईट जेट के पास बैठता है। फर्स्ट एड बॉक्स ओपन करते हुए वो कहता है ये सारी मेडिसिन है ना, जेट ये बताओ कि मुझे कौन सी मेडिसिन पहले अप्लाई करनी पड़ेगी। जिस पर जेट कहता है क्या सच में तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जिस पर ईट कहता है लाइफ में फर्स्ट टाइम तो अप्लाई करने जा रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। जेट डरते हुए कहता है नहीं रहने दो टीचर, एक काम करो तुम ही अप्लाई कर दो। माया की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी ओजी के साथ। शूटिंग वाली प्लेस पर जब माया पहुंचती है देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसके बहुत सारे फैंस उससे मिलने के लिए आए थे जो कि डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते थे। कोई कोरिया से बिलोंग करता था, कोई इंडोनेशिया से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, जिसे देख करके माया बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इट कौन से कहता है तो बताओ क्या इमरजेंसी थी या नहीं थी। जिस पर कौन कहती है हाँ इमरजेंसी थी। वैसे तुम हर बार झूठ बोलते हो तो मुझे भी ऐसा लगा कि इस बार तुम झूठ बोल रहे होगे। कुछ लड़कियों को पास से गुजरते हुए देख करके इट उन्हें प्रीटी, ब्यूटीफुल और यंग बताता है और उसके अपोजिट में खोन को आंट बुलाता है। साथ ही ये रीज़न भी बताता है कि वो खोन को आंट क्यों बुलाता है। वो बताता है कि उसका ड्रेसिंग सेंस और उसका लुक और हेयर स्टाइल सब कुछ आंट के तरीके है और साथ ही उसकी 4 आँखें हैं, इसी वजह से उसे आंट बुलाता है। खोन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो अभी यंग है और इस पर इट उसे आंट बुला रहा है। इसी वजह से वो अपनी बाईसाइकिल लेकर के वहाँ से चली जाती है, जबकि इट कह रहा होता है कि अगर तुम बाईसाइकिल लेकर के जा रही हो तो बताओ मैं कैसे जाऊँगा। इधर चिन को दिखाया जाता है जिसे अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देख करके बेचारे का दिल टूटा हुआ था। एक्चुअली चिन माया को अपनी गर्लफ्रेंड मानता है। माया और ओजी की एक एल्बम रिलीज़ हो गई थी जिसे साथ में देख करके चिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। और उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। डैड उसके लिए खाना लेकर आते हैं। चिन जल्दी से खा लो, मुझे और भी काम है। जिस पर चिन काफ़ी अपसेट होकर के कहता है डैड मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरा दिल इस वक्त खाने पे नहीं है, मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड आज किसी और के साथ है। डैड चिन से कहते हैं तुम्हारा फेवरेट है। चिन फिर भी मना कर देता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है खोन की। उसे इस तरह से गुस्से में देख करके डैड कहते हैं अब इसे क्या हुआ। जिस पर चिन अपसेट होता है, कहते हैं लग रहा है किसी ने इसका भी दिल तोड़ दिया है, बिल्कुल मेरी तरीके, शायद इसी वजह से इतनी अपसेट है। डैड कहते हैं 2 मिनट के लिए अपनी बकवास भरी बातें बंद करोगे, चलो ज़रा देखते हैं कि आखिर उससे क्या हुआ।